हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैथ्यू आर्नोल्ड की क्रिटिसिज्म। स्पेशली हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे द फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। सो पहले मैथ्यू आर्नोल्ड की इंट्रोडक्शन देखते हैं। ही वाज अ फेमस पोइट एंड कल्चरल क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज। सो पोइट्री भी लिखते थे, पोइट भी थे, लेकिन ही इज रिनाउंड एज फेमस क्रिटिक, ठीक है, रादर देन अ पोइट। सो क्रिटिसिज्म में बहुत बड़ा नाम है उनका। ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म। सो उस एज में हम देखते हैं, विक्टोरियन एज में, हिज एरा में, उसने ये देखा कि इंग्लिश क्रिटिसिज्म डाई हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सो ही गिव अ न्यू लाइफ, या ही गेव लाइफ बैक टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। सो उसने ये देखा कि इंग्लिश राइटर्स जो है क्रिटिसिज्म पे कुछ काम नहीं कर रहे, इंग्लिश क्रिटिसिज्म कुछ वैलिड नहीं है या डिक्लाइन हो रहा है। सो उस पे काम करने की ज़रूरत है। सो ये वर्क आउट एंड गिव अ न्यू स्पिरिट टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। सो ही इज़ आल्सो नोन एज क्रिटिक्स क्रिटिक, ठीक है, क्रिटिक करने वालों का क्रिटिक कहा जाता है। एंड ही इज़ द फर्स्ट इंग्लिश मॉडर्न क्रिटिक। सो उसका क्रिटिसिज्म क्या है, सोशियो एथिकल क्रिटिसिज्म है, सो विक्टोरियन एज का। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, उस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था उसके क्रिटिसिज्म पे? इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फादर, जो कि एजुकेटेड पर्सन थे। एंड ट्रेंड ऑफ द एज आल्सो इफेक्ट करती है क्रिटिसिज्म को। सो विक्टोरियन एज एंड क्लासिकल राइटर्स एंड उसकी प्रोफेशन, बिकॉज ही वॉज अ प्रोफेसर इन एक्सफोर्ड, ठीक है, एक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे। सो उसका इन्फ्लुएंस था। एंड सो ऐसे के अंदर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी विक्टोरियन एज में, टू राइवल ग्रुप्स आर देयर, विग्स एंड टॉरीज। सो उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, रिव्यूज़ में। सो स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे क्या है वो डिफाइन पहले बताता है, क्रिटिसिज्म को डिफाइन करता है, उसका फंक्शन बताता है, फिर क्वालिटीज ऑफ क्रिटिक बता देता है, फिर कंसेप्ट ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस बता देता है, एंड क्रिएटिव फैकल्टी और क्रिटिकल फैकल्टी के बारे में बता देता है। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म यानी कल्चरल फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म बता देता है। डिसइंटरेस्टेडनेस का कॉन्सेप्ट बता देता है। पावर ऑफ मैन, पावर ऑफ मूवमेंट, और ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे जी इस ऐसे के अंदर। सो लेट्स बिगिन। सो पहले हम एक बात की, हाउ ही हैड डिफाइन। सो मैथ्यू आर्नोल्ड के लिए लिटरेचर क्या था? उसने ये कहा था कि लिटरेचर इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट दैट इज़ नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। सो क्रिटिसिज्म को वो किस तरह डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म शुड बी डिसमिनेशन ऑफ आइडियाज़, किस तरह के आइडियाज़, अनप्रिजुडिस, right, or it is an impartial effort to study and spread the best that is known and thought in the world. So फिर उसके अलावा वो बताते हैं कि रोल ऑफ क्रिटिक क्या है, कि रोल ऑफ अ क्रिटिक एज द वन, critic is the one who view an object for what it really is. फिर उसके अलावा बताता है कि critic he brings the best ideas and create an atmosphere that fuels the literary genius of the future, ठीक है। उसके अलावा क्वालिटीज़ ऑफ क्रिटिक बता देता है कि क्रिटिक को किस तरह होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, यानी उसकी क्रिटिसिज्म में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, और वो क्रिटिक इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं होनी चाहिए या प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए। He must be completely involved in his work. फिर बता देता है कि critic must not be slave of anyone, ठीक है, फ्री मैन होना चाहिए, slave of anyone यानी likes, dislike, prejudice, in time, age, इन चीज़ों का slave नहीं होना चाहिए। And critic attempt to evaluate the standards of existing literary trend के standards को बढ़ा दे। And partial critic ये भी हो गया जी। सो ये क्वालिटीज़ बता देता है क्रिटिक के, ठीक है।
एंड फिर ही डिफाइंस द रोल ऑफ क्रिटिक, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर रोल ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करता है कि क्रिटिसिज्म का क्या रोल है। सो रोल ऑफ क्रिटिसिज्म इज टू मेक itself inherently valuable and rouse men from complacency to a state of perfection, कि men को रेज करना एक वैल्यूएबल स्टेट में या अ स्टेट ऑफ परफेक्शन में। ये क्या कौन करता है? ये क्रिटिसिज्म करता है। क्रिटिसिज्म का ये रोल है, यानी स्टैंडर्ड देता है, लाइफ को परफेक्शन की तरफ ले जाता है। एंड इट गिव्स राइज टू क्रिएटिव जॉय। फिर क्रिटिसिज्म का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह क्रिटिसिज्म को डिफाइन करता है, कि ऊपर हमने पढ़ लिया था। एंड फंक्शंस ऑफ क्रिटिक बता देता है कि क्रिटिक का क्या फंक्शन होता है। पहला ये कि क्रिटिक्स ड्यूटी टू लर्न, पहले सीखे, सीकिंग थिंग्स एंड देन देयर रियली आर, चीज़ों को इस तरह देखे, इस तरह रिप्रेजेंट करे जो वो रियलिटी में है। और दूसरा बता देता है कि ही मस्ट हैव राइट हैंड ऑन आइडियाज़, यानी पर्सनल आइडियाज़ होनी चाहिए, प्रैक्टिकल आइडियाज़ होने चाहिए टू द अदर्स एंड मेक द आइडियाज़ प्रिवेल। प्रैक्टिकल आइडियाज़ को प्रिवेल करता है एंड रिप्रेजेंट थिंग्स व्हाट दे रियली आर। फिर तीसरा बता देता है कि इट रिक्वायर्स द क्रिटिक टू क्रिएट अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर। ये क्रिटिक का रोल है कि वो एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, किस लिए? क्रिएटिव जीनियस के लिए, ताकि क्रिटिसिज्म वहाँ पे बन सके, क्रिटिसिज्म एक वैलिड क्रिटिसिज्म को क्रिएट किया जा सके, यूज़ हिज क्रिएटिव पावर। सो टू पावर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, द पावर ऑफ मैन और पावर ऑफ मोमेंट। ठीक है, सो पावर ऑफ मैन का मतलब कि द राइटर है या कोई क्रिटिक है, उसकी अपनी पावर, उसका अपना इन्फ्लुएंस कितना है, उसके अपने पर्सनल एफर्ट या उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। उसके अलावा पावर ऑफ मोमेंट यानी ट्रेंड ऑफ द एज, या उसकी एज, उसको पीपल या उस टाइम या जिस एज में वो रह रहा है, टाइम पीरियड, वो उसको कितना सपोर्ट करती है। सो बाद में जाके ये एग्जांपल्स देगा कि जर्मन राइटर गोथे की उसको पावर ऑफ मैन भी थी, पावर ऑफ मोमेंट भी थी, दैट्स वाई ही फ्लॉरिश्ड। जबकि लॉर्ड बायरन पावर ऑफ मैन तो थी लेकिन पावर ऑफ मोमेंट न मिलने की वजह से वो फेमस न हो सके। सो इन दोनों की बात करता है। फिर रोल ऑफ क्रिटिसिज्म ऊपर भी हमने देख लिया था, अभी फिर से देख लेते हैं कि इट्स रोल itself to make itself inherently valuable in itself। ठीक है, उसके अलावा criticism it rouses men out of their self satisfaction से उठा के perfection की तरफ या excellency की तरफ ले जाती है criticism। एंड फिर literary criticism या creativity की बात करता है कि creation of the quality is not possible if people are not provided with current of fresh ideas। अगर current of fresh ideas ना होंगे तो creativity वहाँ पे नहीं होगी। So creative faculty की बात करता है, और इस creative faculty में 2 factors involve होते हैं जो support करते हैं, power of man और power of movement। So फिर कहता है कि क्रिटिसिज्म इज़ नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? बिकॉज अर्नोल्ड थिंक्स दैट द क्रिएटिव पावर वर्क्स विद द सर्टेन मटेरियल्स एंड फॉर द ऑथर दिस आइडियाज़, किस टाइप के आइडियाज़, द बेस्ट दैट इज़ नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। उसके अलावा कल्चर एनार्की की बात करता है, जिस टाइम पीरियड में वो था यानी विक्टोरियन एज, वहाँ पे कल्चरल एनार्की थी। And the people, they are indisposed to comprehend that without this free disinterested treatment on the things truth and highest culture are out of question।
सो कल्चर एनार्की वहाँ पे थी, सोशल ग्रुप्स थे, एंड वीक स्टोरीज का मैंने आपको बता दिया। सो इस तरह प्रेजुडिस मीडिया था। सो पावर ऑफ मैन एंड पावर ऑफ मोमेंट की हमने बात की थी, और उसमें हम गोथे और लॉर्ड बायरन की एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा शेक्सपियर की भी बात करता है कि शेक्सपियर जो कि इतना एजुकेटेड पर्सन नहीं था, हाउएवर उसको क्या था, पावर ऑफ मोमेंट था। दैट्स वाई ही ग्रेट आइडियाज़, अच्छे आइडियाज़ उसने जनरेट किए और फेमस रहा, उसके वर्क अच्छे रहे। एंड उसके अलावा वो किस चीज़ की बात करता है, वो एग्ज़ाम्पल देता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। कहता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टिंग में तो एक अच्छे नोशन से वो बिगिन हुआ था, लेकिन बाद में पॉलिटिकली करप्ट हुआ, पॉलिटिकल फैक्टर्स इसके अंदर आ गए जी, जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया, इसके मोटिव्स को चेंज करके रख दिया। फिर कंसेप्ट देता है डिसइंटरेस्टेडनेस का। सो डिसइंटरेस्टेडनेस क्या है? बेसिकली डिसइंटरेस्ट कहते हैं जी अलूफ रहना, अलग रहना। किस चीज़ से अलग रहना? पॉलिटिक्स से अलग रहना, इन दिस रेफरेंस, ठीक है। सो पॉलिटिकल एफिलिएशन क्रिटिक को क्या होना चाहिए? कह रहा है कि क्रिटिक को किसी भी टाइप की पॉलिटिकल एफिलिएशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे प्रेजुडिस क्रिएट होता है, ठीक है। सो डिसइंटरेस्टेडनेस में ये सारी चीज़ें बता देता है। सो फिर टास्क ऑफ द क्रिटिक क्या होना चाहिए? टास्क ऑफ अ क्रिटिक इज़ दैट ही मस्ट नो अबाउट लाइफ एंड ही इम्पार्ट हिज आइडियाज़ टू द अदर to the best prevail and create atmosphere for the creation of genius and promotion of true ideas. And Victorian age के राइटर्स को वो क्रिटिसाइज करता है, कह रहा है कि वो दे फेल टू कम अप विद अ वैलिड क्रिटिसिज्म। क्यों ये फेलियर थी? बिकॉज ड्यू टू द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी एंड इंटेलेक्चुअल इनटू अ स्मॉल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ग्रुप्स, जिसकी वजह से बायसनेस आ गई। फिर वो एग्जांपल्स देता है, इसमें रिव्यूज़ की एग्जांपल देता है कि लिटरेचर रिटन टू प्रमोट देयर ओन पॉलिटिकल एजेंडाज, जैसा कि एडिनबर्ग रिव्यू की एग्जांपल देता है विच रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विक्स। फिर क्वार्टरली रिव्यूज़ की एग्जांपल देता है विच रिप्रेजेंट द आइडियाज़ या एजेंडाज ऑफ टॉरीज। फिर ब्रिटिश क्वार्टरली रिव्यू विच रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ रिच इंग्लिशमैन। सो ड्यूटी ऑफ द क्रिटिक की बात करता है, कह रहा है कि क्रिटिसिज्म मस्ट मेंटेन इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द प्रैक्टिकल स्पिरिट एंड इट्स एम, एंड इट मस्ट एक्सप्रेस dissatisfaction with the well meant effort of the practical spirit if in the sphere of the ideal they seem lacking। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का हमने डिस्कस किया हुआ था। सो ये सारी चीज़ें बात करता है वो अपने एसे में फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम।